Hello students, let's continue our chapter The French Revolution and this is the second lecture of this chapter. तो इसके अंदर जो हम करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल द स्ट्रगल टू सर्वाइव. The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789 एंड 23 मिलियन से पॉपुलेशन इंक्रीज होकर 28 मिलियन हो गई टाइम पीरियड 1715 टू 1789 के बीच में. एंड यू नो दैट कि जिस समय पॉपुलेशन राइज होती है उसके साथ साथ फूड ग्रेन्स की डिमांड भी इंक्रीज होती है. बट प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड. लेकिन प्रोडक्शन उस स्पीड से उस पेस से इंक्रीज नहीं हो रहा था जिससे डिमांड इंक्रीज हो रही थी. So the price of bread, which was the staple diet of the majority, rose rapidly. तो वहाँ की जो मेन डाइट थी ब्रेड, उसका प्राइस डे बाय डे इंक्रीज होता चला जा रहा था बिकॉज डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो रही थी एज कम्पेयर टू द सप्लाई एज कम्पेयर टू द प्रोडक्शन. Most workers were employed as laborers in workshop which honor whose honor fixed their wages. ज्यादातर जो लोग थे ज्यादातर लेबरर्स वर्कशॉप में वर्क करते थे जिनकी फिक्स वेज हुआ करते थे. डिमांड इंक्रीज हुई, ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हुआ बट वेज डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइस. बट वेज उस स्पीड से इंक्रीज नहीं हुई जिस स्पीड से प्राइसेस राइज हो रहे थे. सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच widened and things became worse whenever drought or hail reduced the harvest, and this led to a subsistence crisis. यानी रिच और पुअर के बीच में गैप जो है वो इंक्रीज होता जा रहा था और सिचुएशन उस समय और ज्यादा वर्स्ट हो जाती थी जब ड्रॉट की पोजीशन हो जाती थी. ठीक है, या फिर हम कहें कि हेल की पोजीशन हो जाती थी यानी बहुत ज्यादा जिसे हम कह सकते हैं कि रेनफॉल हो गया या सूखा पड़ गया. ठीक है, उस समय यानी जो हेल यानी ओले वगैरह पड़ने लगे तो जैसे स्नोफॉल हो गया तो उससे क्या होता था बहुत ज्यादा सिचुएशन वर्स्ट हो जाती थी और इसी को कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस. यानी सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या है? an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered. यानी ये वो एक्सट्रीम सिचुएशन है जिसमें लाइवलीहुड जो है वो खतरे में पड़ जाए. ठीक है, तो ये उस समय सिचुएशन जब सब्सटेंस क्राइसिस आता था उस समय और ज्यादा अलार्मिंग पोजीशन हो जाती थी. This led to a substance crisis, something that occurred frequently in France during the old regime. और ये वो सिचुएशन थी जो फ्रांस के अंदर ओल्ड रिजाइम के टाइम पर फ्रीक्वेंटली होती रहती थी. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर सब्सिस्टेंस क्राइसिस. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट 4-5 मार्क्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्सिस्टेंस क्राइसिस इन द फ्रांस. हाउ इज सब्सटेंस क्राइसिस हैपन. देखो ये एक आपको फ्लो चार्ट दिखाया गया. सबसे पहले अगर हम बात करें बेड हार्वेस्ट ड्यू टू द हेल और ड्यू टू द ड्रोथ किसी भी वजह से हो सकता है और उसके साथ साथ द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड. जो पुअरेस्ट पर्सन है उनको ब्रेड नहीं मिल पाती थी क्योंकि प्राइसेस बहुत ज्यादा हो चुके थे और वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे. और उसके बाद क्या है कि ड्यू टू द हंगर ड्यू टू स्टारवेशन और उसके साथ साथ फिर क्या है एपिडेमिक्स वगैरह फैल जाना, वो सारी चीजें सब्सिस्टेंस क्राइसिस को दिखाती है. नेक्स्ट इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रोइंग मिडिल क्लास. अगर हम एक ग्रोइंग मिडिल क्लास की बात करते हैं, इन द पास्ट peasants and workers had participated in revolts against increasing tax and food scarcity. अगर हम बात करें कि जो peasants थे जो वर्कर्स थे वो ऑलरेडी ही इंक्रीजिंग टैक्स के अगेंस्ट और फूड स्कार्सिटी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे. But they lack the means and programs to carry out full scale measures that would bring about a change in the social and economic order. पर प्रॉब्लम क्या थी, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास इतने प्रोग्राम्स नहीं थे कि ऐसे थी जिसकी वजह से अगर वो एक फुल स्केल यानी पूरे फुल फ्लेज लेवल पर क्या है कुछ सोशो इकोनॉमिक चेंजेस ला सके, ऐसा नहीं था. This was left to those groups within the third estate who had become prosperous and had access to education and new ideas. तो ये सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस का जो एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किसके ऊपर आ गई? थर्ड एस्टेट के लोग जो कि प्रॉस्परस भी थे और एजुकेटेड भी थे, जिनके पास न्यू आइडियाज थे. उन थर्ड एस्टेट के लोगों ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया. The 18th century witnessed the emergence of social groups
टर्म एज द मिडिल क्लास। तो 18th सेंचुरी में एक नया ग्रुप, एक नया सोशल ग्रुप एग्जिस्टेंस में आया जिसे नाम दिया गया मिडिल क्लास, who earn their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textile that were either exported or brought by the rich members of the society। ये जो न्यू ग्रुप जो एमरजेंस के अंदर आया, ये वो ग्रुप था जो काफी प्रोस्पेरस ग्रुप था, जिन्होंने अपनी इनकम अर्न की थी। किससे? जिन्होंने अपनी इनकम अर्न की थी बाय मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स। एक तो उन्होंने ओवरसीज ट्रेड किया था, समुद्र के रास्ते व्यापार किया, और उन्होंने कौन सी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग की? वूलन और सिल्क क्लोथ को मैन्युफैक्चर किया, और उस वूलन और सिल्क क्लोथ को फिर या तो एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, या फिर सोसाइटी के रिच पर्सन उनको परचेज कर लिया करते थे। In addition to merchants and manufacturers, the third estate include professionals such as lawyers और administrative officials। खाली इसके अंदर मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर ही नहीं थे थर्ड एस्टेट के अंदर, जिन्होंने चेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। उसके साथ साथ उसके अंदर लॉयर्स थे, ऑफिशियल्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, ठीक है, यानी जो कि काफी एजुकेटेड पर्सन थे। All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth। तो ज्यादातर ये लोग एजुकेटेड थे, और इनका ये कहना था कि किसी भी ग्रुप को बाय बर्थ प्रिविलेज राइट नहीं है। रादर ए पर्सन सोशो पोजिशंस डिपेंड ऑन हिज मेरिट, यानी किसी भी पर्सन को प्रिविलेज राइट बाय बर्थ नहीं, बाय मेरिट मिलने चाहिए। ये थर्ड एस्टेट के लोगों का कहना। These ideas envisaging in a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean Jacques Rousseau। यानी ये जो आइडियाज है कि इक्वालिटी होनी चाहिए फॉर ऑल और फ्रीडम होनी चाहिए, इसके और कुछ बुक्स भी लिखी गई हैं। कुछ राइटर्स जस्ट लाइक जीन जेस्क्यू रूसो, उन्होंने अपनी बुक लिखी है। इन हिज टू ट्रेटिस ऑफ गवर्नमेंट, Locke sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch। अपनी बुक टू ट्रेटिस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक सोट जो हुए हैं, उन्होंने किंग के जो डिवाइन राइट है या जो एब्सोल्यूट राइट है किंग के, उसको उन्होंने रिफ्यूज किया कि ऐसे कोई राइट किसी के पास भी नहीं होने चाहिए। यानी कोई भी डिवाइन राइट, यानी कोई भी वो अपने आप को गॉड की तरह माने, या कुछ ऐसे राइट उनके पास नहीं होने चाहिए। रूसो carried the idea forward, proposing a form of government based on a social contract। रूसो ने मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट की बात की है जिसके अंदर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी लोगों के बीच में और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। In the spirit of the laws, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary। इसी तरह से मोंटेस्क्यू ने जो उनकी बुक थी उसके अंदर क्या लिखा कि जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइडेड होनी चाहिए। वो ऑर्गन्स क्या हो गए? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। एंड दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए। और यही मॉडल, थ्री ऑर्गन्स का जो मॉडल था, यही मॉडल यूएसए में भी अडॉप्ट किया गया आफ्टर 13 कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। यानी वो 13 कॉलोनीज जो कि ब्रिटेन के अंडर थी, जब उन्हें इंडिपेंडेंस मिली, तो यही सेम मॉडल यूएसए के अंदर भी यूज किया गया। और हमारे इंडिया के अंदर भी थ्री ऑर्गन्स यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का मॉडल जो है वो यूज किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल लाइन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है द आइडिया ऑफ दीज फिलोसफर्स वर डिस्कस इंटेंसिवली इन सैलून शॉप्स, कॉफी शॉप्स एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। तो जो आइडियाज थे डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स के, कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए लोगों में और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स में, या फिर जो सोसाइटी है वो जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड होनी चाहिए। तो ये सारे आइडियाज को सैलून शॉप्स पर, कॉफी शॉप्स पर डिस्कस किया जाता था, या फिर बुक्स एंड न्यूज़पेपर की हेल्प से लोगों तक पहुंचाया जाता। These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write। और उन लोगों के लिए जो कि इलिटरेट पर्सन थे, रीड एंड राइट नहीं कर सकते थे किसी लैंग्वेज को, उनके लिए इन इन सारे आइडियाज को काफी लाउडली रीड भी किया जाता था। And the news that Louis XVI planned to impose further tax to be able to meet the expenses of the state generated anger and protests against the system of privilege।
और जब एक ये न्यूज आई लोगों तक कि जो लुईस 16 है वो और ज्यादा टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, तो उससे लोगों के अंदर काफी ज्यादा मतलब गुस्सा आया और वो प्रोटेस्ट करने को तैयार हो गए। किसके अगेंस्ट? जो प्रिविलेज राइट फर्स्ट और सेकंड स्टेट को मिले हुए थे उसके अगेंस्ट। तो इस टॉपिक के अंदर आपने जो स्टडी किया वो क्या था कि डिफरेंट डिफरेंट जो राइटर्स थे उन्होंने अपने डिफरेंट डिफरेंट व्यूज दिए कि जो गवर्नमेंट है वो कैसी होनी चाहिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बेस होनी चाहिए और उसके साथ साथ इक्वलिटी होनी चाहिए। कोई प्रिविलेज राइट बाय बर्थ नहीं मिलने चाहिए, प्रिविलेज राइट बाय मैरिट मिलने चाहिए। ये सब आपने क्या किया इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर जो है वो स्टडी किया। तो ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे।